तो इस वीडियो में मैं आपको ओवन के बारे में डिटेल से जानकारी देना चाहूँगा। देखिए कि आज इस वीडियो में क्या क्या है, आप देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ ओवन बताऊँगा, फिर ओवन के कौन कौन से टाइप्स हैं ये बताऊँगा, ओवन किस लिए यूज़ आते हैं इसके यूजेस बताऊँगा, फिर जो हॉट एयर ओवन है ये जो मेन सिलेबस में रहता है तो उसका ये डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल और यूजेस बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ओवन का डेफिनेशन क्या है। देखिए ओवन का डेफिनेशन लिखा हूँ मैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ओवन है वह एक ऐसा प्रायोगिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी भी प्रयोग के लिए जो यूज़ कर रहे पदार्थ, उपकरण, कांच की जो अलग अलग ट्यूब्स होते हैं या फिर अलग कोई तनु विलयन होता है आदि को नियंत्रित वातावरण में रखकर उनको गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी प्रयोग करने के लिए, इजी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रायोगिक उपकरण है जिसका उपयोग प्रयोग करने या प्रयोग से संबंधित उपकरणों को नियंत्रित ताप पर गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हॉट एयर ओवन है, दूसरा हॉट बॉक्स ओवन है, तीसरा हाई टेम्परेचर ओवन है, चौथा है वैक्स मेल्टिंग ओवन और पांचवा है वैक्यूम ओवन। तो अब इनके नाम से ही आप इनका काम जान सकते हैं। हॉट एयर ओवन है फर्स्ट, इसका मतलब ये ऐसा ओवन है जिसके अंदर पदार्थों को गर्म करने के लिए हॉट एयर का यूज़ किया जाएगा। दूसरा है हॉट बॉक्स ओवन, ये ऐसा ओवन है जिसमें जो बॉक्स है वही पूरा हॉट रहेगा। ठीक है, फिर तीसरा हाई टेम्परेचर ओवन है, मतलब ये जो हाई टेम्परेचर ओवन है इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। थर्ड वाले का जो थर्ड बता रहा हूँ हाई टेम्परेचर ओवन, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, चौथा है वैक्स मेल्टिंग ओवन, ये ऐसा ओवन है जिसमें वैक्स अर्थात मोम को पिघलाया जाता है। और पांचवा है वैक्यूम ओवन, अर्थात जो कांच की जो नलियाँ होती हैं जो प्रयोग से संबंधित है उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए जो वैक्यूम ओवन है, अर्थात जिन चीज़ों को गर्म होने के लिए निर्वात की आवश्यकता होती है, वैक्यूम की आवश्यकता है, उसके लिए ये वैक्यूम ओवन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ओवन के यूज़ आप देख सकते हैं। पहला है ड्राइंग, पदार्थों को सुखाने के लिए, उनमें से पानी हटाने के लिए। दूसरा है स्टेरिलाइजेशन, उनका निर्जर्मीकरण करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन से याद रखेंगे। तीसरा है इवेपोराइजेशन और चौथा है एनीलिंग। तब सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग। तो ये तो सभी जो पदार्थ है जिनको यूज़ कर रहे हैं इन सब को सुखाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा स्टेरिलाइजेशन है, इसका उपयोग जो कांच के उपकरण होते हैं या कोई धातु होते हैं उनको निर्जमीकृत करने के लिए या स्टेरिलाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये नाम से स्पष्ट है। तीसरा इवेपोराइजेशन, इसका उपयोग जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयन होते हैं उसमें से पानी को वेपोराइज करके उनको सांद्र में परिवर्तित किया जाता है। तनु से सांद्र में परिवर्तित करने की क्रिया ही इवेपोराइजेशन कहलाता है, इसी के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। और चौथा है एनीलिंग। तो एनीलिंग में देखिए जो उपकरण होते हैं या कोई धातु होते हैं उनके अंदर भी कुछ मात्रा में पानी रहता है, तो इसके द्वारा उस पानी को सोख कर उनकी कठोरता को बनाए रखा जाता है। और इस कठोरता को बनाने के लिए सबसे पहले उनको गर्म किया जाता है और उसके बाद उनको ठंडा कर दिया जाता है जिससे उनकी कठोरता बरकरार रहती है। ठीक है, तो आप इसका उपयोग देख लीजिए। ये तीनों पॉइंट मैं बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब चलिए अब हॉट एयर ओवन के तरफ चलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हॉट एयर ओवन का है, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए आपको मेन इसको बनाना है। ठीक है, देखिए हॉट एयर ओवन है वो डेफिनेशन में आपको पहले ही बताया कि जो गर्म वायु से पदार्थों को गर्म करता है, जो चीज़ों को गर्म करने के लिए हॉट एयर का यूज़ करता है वही हॉट एयर ओवन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ठीक है, तो अब इसके जो स्ट्रक्चर है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। देखिए ये 10 उनके मेन पार्ट्स होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए 10 मेन पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन है अर्थात इनका वर्णन है वो इन पार्ट्स के नाम के साथ ही जुड़ा है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो कौन से पार्ट कहाँ पर है ये आप सब समझ गए, मतलब इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले जो 10 पार्ट्स हैं, जो मेन 10 पार्ट्स है, पार्ट्स तो और भी हैं लेकिन जो 10 मेन पार्ट्स हैं उनका ये नाम है। तो देखिए सबसे पहला है एक्सटर्नल कैबिनेट, जो यहाँ है एक्सटर्नल कैबिनेट। दूसरा है इनर कैबिनेट, यहाँ है। ग्लास इंसुलेटर यहाँ है। उसी तरह ये फोर्थ है। इसी तरह मैं 10 बताया, यहाँ 11 जो ड्राइंग है उसमें 11 शो हुआ है। एक स्लॉट भी शो हुआ है इसमें, ये ट्रे स्लॉट्स भी शो हुआ है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए आप स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाने हैं। अब इसके मेन पार्ट्स जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसके नाम मतलब ड्राइंग तो आप पार्ट्स को देख के ही बना लेंगे, उसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन आप ये लिखेंगे। देखिए सबसे पहला है एक्सटर्नल कैबिनेट। तो एक्सटर्नल कैबिनेट है यह जो ओवन होता है उसका सबसे बाहरी भाग होता है और इसमें लिख लेंगे कि जो ये एक्सटर्नल कैबिनेट है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब नोट कर लीजिए यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसे। पहला एक्सटर्नल कैबिनेट हो गया। अब ड्राइंग में दिखाता हूँ मैं एक्सटर्नल कैबिनेट कौन सा है। जो सबसे बाहर का हिस्सा है वही है एक्सटर्नल कैबिनेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है उसमें इनर कैबिनेट। ये देखिए इनर कैबिनेट, जो अंदर का ये वाला भाग है, इतना भाग, इसे ही बोलते हैं क्या, इनर कैबिनेट। देखिए आप, ठीक है। अब इनर कैबिनेट के बारे में क्या लिखेंगे, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये आंतरिक भाग होता है जहाँ पर जो भी गर्म करने योग्य पदार्थ हैं उनको रखा जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है आपका, ग्लास वूल इंसुलेटर। ठीक है, थर्ड है ग्लास वूल इंसुलेटर। तो इसके नाम से इसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए ये ग्लास इंसुलेटर जो है वह इन दोनों के बीच में स्थित होता है। इन दोनों के बीच में ये ग्लास वूल इंसुलेटर स्थित होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये ग्लास वूल भरा होता है, ये लिखेंगे आप। जो एक्सटर्नल कैबिनेट और इनर कैबिनेट है उनके बीच में ग्लास वूल भरा रहता है और जो उन इंसुलेशन का कार्य करता है, अर्थात ताप को बाहर जाने नहीं देता। देखिए ड्राइंग में जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ग्लास वूल। यहाँ पे भरा है ग्लास वूल और ये क्या काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, अर्थात ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है ट्यूबुलर एयर हीटर। तो अब नाम से ही स्पष्ट है, ट्यूबुलर एयर हीटर मतलब ये ट्यूबुलर शेप का है, ट्यूबुलर शेप का है। एयर हीटर मतलब वायु को गर्म करने का कार्य करेगा, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए ड्राइंग में, देखिए जो ये है और इसी तरह दोनों साइड है, जो ये दोनों है ट्यूबुलर एयर हीटर। देखिए ट्यूबुलर एयर हीटर है, दोनों यू शेप के हैं, ट्यूब के आकार है और ये वायु को गर्म करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नाम से ही उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं आप। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है ब्लोअर या फैन। फिफ्थ है ब्लोअर या फैन। ठीक है, तो देखिए ब्लोअर या फैन क्या करेगा, ये है ब्लोअर या फैन है। ये कहाँ पे पोजीशन है इसका आप अंदर में लिख सकते हैं। फैन होता है जो क्या करता है, फैन क्या करता है, जो इसके अंदर जो एयर है उसको वह चारों ओर बनाए रखने का कार्य करते हैं। मतलब एयर इसमें घूमते रहेगा, किसके कारण, इस ब्लोअर या फैन के कारण। ठीक है, अब इसका सिक्स्थ है टेम्परेचर सेंसर। तो देखिए ये डायग्राम में मतलब अलग से कोई शो नहीं होता, इसमें कोई यहाँ पर होता है टेम्परेचर सेंसर, अलग से कोई बड़ा पार्ट नहीं, यहाँ पे होता है टेम्परेचर सेंसर। देखिए तो अब टेम्परेचर सेंसर से आप नाम से समझ गए होंगे क्या है, ये टेम्परेचर को सेंस करने का काम करते हैं। क्या काम करता है, यह टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। और जो टेम्परेचर को सेंस करके यह जो डिजिटल जो डिस्प्ले होता है, जो डिजिटल डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले पर ये आपको कि टेम्परेचर कितना है ये बताने का काम करेगा। जो टेम्परेचर सेंसर है वो
इसके बाद टेम्परेचर सेंसर के बाद आएगा PID टेम्परेचर कंट्रोलर। देखिए 7वें नंबर पे है PID टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है PID टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने काम करेगा। ठीक है, अब 8th नंबर पे आ जाते हैं। 8th नंबर पे आएगा, अर्थात इसमें 9th है, इसमें 8th है। 8th पे आएगा लोड इंडिकेटर, जो यहाँ पर है लोड इंडिकेटर। ये क्या काम करेगा कि अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर का लोड ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, तो ये उसको इंडिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे मेंस ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पर है मेंस ऑन ऑफ स्विच। ये क्या काम करेगा, जब ये ऑन रहेगा तो जो इस उपकरण है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा, और ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर पे है थर्मोस्टेट। ये है थर्मोस्टेट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट का क्या काम है, इसका काम है कि जो इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको, मतलब जितना भी हम डिसाइड कर लें कि इसके अंदर चाहिए 60 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है 60 डिग्री सेल्सियस, तो जो थर्मोस्टेट है वह इसके अंदर टेम्परेचर को इतना ही बनाए रखने का कार्य करेगा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, थर्मो अर्थात ताप को यह स्टेटिफाई करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर से आप स्ट्रक्चर जो नाम से ही उसका आप डिटेल से इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है इसको बनाना है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद आएंगे इसके प्रायोगिक सिद्धांत के ऊपर। देखिए इसका प्रायोगिक सिद्धांत मतलब ये काम कैसे करता है उसका सिद्धांत, तो इतना पूरा लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि जो जितना भी हम लोग पीछे स्ट्रक्चर का डिटेल पढ़े हैं, इन सब का जो हम काम देखे हैं, उसी काम को आप जो उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो उसका प्रिंसिपल है उसमें लिख देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे जो इसमें सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे ब्लोअर या फैन को लिखेंगे। क्या काम करता है वो, हवा को चारों ओर घुमाने का काम करता है, इसके बारे में आप बताएंगे। ट्यूबुलर एयर हीटर, ये गर्म करने का काम करता है, इसको आप बताएंगे। टेम्परेचर सेंसर सेंस करने काम करेगा, इससे हम कंट्रोल करेंगे, ये इंडिकेट करेगा। मेंस ऑन ऑफ से हम करंट फ्लो कराएंगे, ये जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखेगा। यही सब आप उसके जो कार्य विधि है उसमें लिखेंगे तो ये आपको बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका यूज़, तो इसका उपयोग है वो भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वही उपयोग है इसका। ये चारों हॉट एयर जो ओवन है उसका उपयोग भी यही है, ड्राइंग करना, चीज़ों को सुखाना, स्टेरिलाइजेशन करना, और इसके अलावा इवेपोरेशन करना और एनीलिंग करना, अर्थात जो कांच के जो उपकरण है या धातु है उसको कठोरता प्रदान करना, ये उसका काम है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। मेरे को विश्वास है कि आपको ये वीडियो में जो टॉपिक बताए हैं ओवन वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।